बीजेपी सांसद के द्वारा उनके प्रति किया गया जो रवैया रहा है नकारात्मक, उन तमाम चीज़ों को जनता दबाई हुई थी। और जैसे ही चुनाव हुआ तो जैसे फट पड़ा उनके अंदर का लावा, और वो जनता का गुस्सा आज उनके प्रति दिखाई दे रहा है। एमएसएमई कानून व्यापारियों पर थोप दिया गया। उस एमएसएमई कानून के चलते व्यापारियों के अंदर आज दहशत फैली हुई है। कभी अतिक्रमण के नाम पर या अपनी किसी निजी मुफाद के चलते मार्केटों को तोड़वाने की साजिश भाजपा के लोग करते हैं, उस चीज़ का गुस्सा व्यापारियों के अंदर है। 10 साल से सांसद हैं और उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपने नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे दो। वो यही नहीं कह रहे कि 10 साल में सांसद रहा हूँ, मुझे वोट दे दो। तो आप समझ लो चुनाव में वो कहीं है ही नहीं। जैन जी चले गए, लेकिन वोट यही है मुजफ्फरनगर में। वोट नहीं गई, वोट भाईचारे के साथ है, हरिंदर मलिक जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। मोदी से नाराजगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देख लो कितना। इनके जो विधायक है, इन्होंने नारा दिया था बहु बेटियों के सम्मान में। सबसे पहले इनके विधायक सम्मान खत्म कर रहे, औरतों की आबरू छीन रहे, कपड़े तार तार फेंक रहे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लोकसभा के आम चुनाव में मात्र 4 दिन बचे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की 7-8 सीटों पर 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण में मतदान होगा। ऐसे में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हैं और यहां पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारियों के बीच है, जो कि यहां पर कल अखिलेश यादव अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और उनके आने के लिए यहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम उनकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि वह किस तरीके से और किस प्लानिंग के साथ और किस रणनीति के साथ मोदी जी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री की सीट से हटाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ में। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में लोकसभा के चुनावों की समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयारियां क्या चल रही हैं और कहां तक आप लोगों की तैयारियां पहुंची है? जनपद मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी 1 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पूरा संगठन, पूरी पार्टी, वो सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने नेता को चुनाव जिताने के लिए लगे हुए हैं। तो यानी जो मोदी जी के जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, वो इस बार यहाँ पर पार नहीं कर पाएंगे। वो 10 साल से सांसद हैं और उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपने नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे दो। वो यही नहीं कह रहे कि 10 साल में सांसद रहा हूँ, मुझे वोट दे दो। तो आप समझ लो चुनाव में वो कहीं है ही नहीं। उन्होंने कोई काम नहीं कर पाए। वो बताया तो है, जनता बता नहीं उनका काम। बीजेपी के एक पूरा एमएलए बता रहे हैं उनके काम। कोई काम वो अगर कर पाते तो वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते। 10 साल से वो सांसद है मुजफ्फरनगर के। लेकिन हमने खबरों में देखा है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तो काम इतना अच्छा किया है कि लोगों को जात के नाम पर जो है लड़ाने का काम किया। यहाँ पर ये काम नहीं था। देखिए, उन्होंने यहाँ हर जाति में विभाजन पैदा करने का कोशिश की है, सिर्फ प्रयास किया पूरा, जिसमें वो सफल हुए। आज राजपूत समाज, त्यागी समाज, ठाकुर, मतलब 36 की 36 बिरादरियाँ आज चुनाव के उस मुहाने पर खड़ी हैं कि उनका साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हर समाज से उनकी नाराजगी है, हर समाज से। और इसलिए वो इतने बौखलाए हुए हैं कि लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इलाज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। उनके पास सिर्फ ये है, मोदी जी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये साथी बोल रहे हैं कि संजीव बालियान यहाँ से अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो साथी सही बोल रहे हैं। आप आम जनता के बीच में जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये देखिए, जो फर्स्ट चरण का चुनाव, पहले चरण के चुनाव में हम लोग भी एक चीज़ से बड़े अचंभित हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, भाजपा के जो कार्यक्रम हुए उन्हें भी हमने देखा है, पब्लिक से जनसंवाद भी किया है। ये चुनाव कहीं ना कहीं जनता वर्सेस भाजपा बनता जा रहा है। जो आम जनता इतने सालों से अपने अंदर अपना दुख, अपने उत्पीड़न, अपना दर्द और बीजेपी सांसद के द्वारा उनके प्रति किया गया जो रवैया रहा है नकारात्मक, उन तमाम चीज़ों को जनता दबाई हुई थी। और जैसे ही चुनाव हुआ तो जैसे फट पड़ा उनके अंदर का लावा, और वो जनता का गुस्सा आज उनके प्रति दिखाई दे रहा है। किसी के अंदर, जो हमारे प्रत्याशी है भाजपा के, उनके प्रति गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है। कहीं सरकार की कुनीतियों की तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। आप व्यापारियों का उदाहरण लीजिए। व्यापारी के यहाँ इंस्पेक्टर राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म किया था। उस इंस्पेक्टर की स्थिति ये होती थी, वो किसी भी दुकान के व्यापारी के पास जाके बैठ जाता था तो कहीं ना कहीं उसकी भावना होती थी कि इस व्यापारी को लूट लूँ। व्यापारी उससे उत्पीड़ित था। वो इंस्पेक्टर राज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म करना काम किया था। आज भाजपा की सरकार ने जीएसटी के बिगड़े सिगड़े नियमावलियों के चलते वो इंस्पेक्टर राज दोबारा लागू कर दिया। आज किसी व्यापारी के यहाँ जीएसटी की गाड़ी जाके खड़ी हो जाए, छोटा व्यापारी सारे कागज नहीं इस तरह से मेंटेन कर सकता जितनी फॉर्मेलिटीज बना दी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है तो उस पर इस तरह से अनाप शनाप जुर्माने लगाए जाते हैं कि वो व्यापारी पूरी तरह बर्बादी का कगार पे आ जाता है। उस चीज़ का उत्पीड़न व्यापारी के अंदर है। एमएसएमई कानून व्यापारियों पर थोप दिया गया।
उस एमएसएमई कानून के चलते व्यापारियों के अंदर आज दहशत फैली हुई है। कभी अतिक्रमण के नाम पर या अपने किसी निजी मुफाद के चलते मार्केटों को तोड़वाने की साजिश भाजपा के लोग करते हैं, उस चीज़ का गुस्सा व्यापारियों के अंदर है। व्यापारियों के अंदर इतना जबरदस्त नाराजगी भाजपा के लिए हम लोगों ने देखी, आज वो खुल के हमारा समर्थन कर रहे हैं। और ये नाराजगी सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि देश की जनता जो है वो हमारे 370 राम मंदिर और 5 किलो राशन की जो हमारी गारंटी है उस पर मोहर लगा रहा है और हमको 2024 में 400 सीटें देकर भेज रहा है। जनता व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ वोट कर रही है। किसानों की 700 से ज़्यादा किसानों की जो शहादत हुई थी, साल दर साल उन लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उस पर वोट कर रही है। बॉर्डर पे जिस तरह किसानों पर गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले, उस गुस्से को जनता वोट के रूप में निकालने जा रही है। जो सीधी धमकी मंच से भाजपा के प्रत्याशी ने देना काम जनता को किया, उस धमकी का जवाब जनता वोट के माध्यम में देने जा रही है। और 10 साल का जो उत्पीड़न भरी सरकार रही है, जिसने रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी किसान रोजगार नौजवान के लिए छात्र के लिए कोई काम नहीं किया, उसको लेकर जनता वोट करने जा रही है। जो नौजवान का आम छात्र के माँ बाप पेट काट काट कर उसको पढ़ाते थे, उसका पर्चा लीक हुआ, उन बच्चों ने बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अपनी डिग्रियों पर आग लगा दी, वो नौजवान उस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है। आज इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम जनता करेगी। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक आध सीट को छोड़कर अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी हारकर उनको जनता आईना दिखाने का काम कर दे। आप भी जो साहब बोल रहे थे उसी बात पर सहमत हैं मैं आपकी कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी जा रही है? बिल्कुल जा रही है, हमारे साथी ने सही कहा है। मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा 5 किलो अनाज दिया जा रहा। देखिए, ये सरकार रोटी देने का काम कर रही, रोजी देने का काम नहीं कर रही। जबकि जनता को रोजी चाहिए, रोजी से वो परिवार चला सकता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर सकता है। बताइए, रोजी अच्छी है या रोटी अच्छी है? रोटी तो एक टाइम मिल सकती है, 2 टाइम मिल, रोजी से पूरा परिवार खड़ा हो सकता है, वो बच्चों को पढ़ा सकता है। ये सरकार हिटलरशाही जैसे किसी को भिखारी बनाने का काम ये सरकार कर रही है। रोजी चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, हर इंसान चाहता है। इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने तय कर लिया कि हमें जो सरकार, इंडिया की सरकार रोजी देना काम करेगी, उसे वोट देने का काम जनता कर रही है। तो कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है पूरे इंडिया में और पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूँ। हमारा गठबंधन, आम आदमी पार्टी का गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का 60 से 65 सीटें लेकर के गठबंधन आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनडीए 180 से 100-150 सीटों पे सिमटने जा रहा है। और मुजफ्फरनगर से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ख़त्म करने जा रही है। यानी जो 2013 में जो दंगा हुआ था उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी और अब यहाँ पर जो है मतलब दंगे जैसे कोई माहौल नहीं है, सब लोगों में प्यार मोहब्बत, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्यार मोहब्बत से, यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खुली है, यानी राहुल गांधी की। बिल्कुल, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। अजीत सिंह ने यहाँ भाईचारा कायम किया। उस अजीत सिंह के भाईचारे को बढ़ाने का काम हरिंदर मलिक जी करेंगे और ये सीट जीत करके अजीत सिंह का सम्मान बचाने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अजीत सिंह को हरा करके और पटाखे छोड़ने का काम किया था उनके पैरों में। हम लेकिन उसका आज उन्हीं के बेटे जयंत चौधरी उन्हीं के साथ है पटाखे फोड़ने वालों के। आज यही तो हमें दुख है कि जो मथुरा में लठ बजा रहे थे, उनके पक्ष में कैसे वोट जैन जी मांग रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैन जी चले गए लेकिन वोट यही है मुजफ्फरनगर में। वोट नहीं गई, वोट भाईचारे के साथ है, हरिंदर मलिक जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। लेकिन जिन्होंने पटाखे फोड़े थे, जिन्होंने मथुरा में उन पर डंडा बजाया था, उन्होंने जो है भारत रत्न भी उनके परिवार को दिया, उनके दादा को दिया है। देखिए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का इतना बड़ा सम्मान है, जिनको उन्होंने भारत रत्न और को भी दिया, उनकी बराबर का कद चौधरी चरण सिंह जी का नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा कद है। भारत रत्न तो उन्होंने और को भी दिया, भारत रत्न का हम सम्मान करते, चौधरी चरण सिंह को दिया, वो तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन वो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर रहे जयंत चौधरी, जो पटाखे फोड़ने वालों के पास में जाकर, डंडे बजाने वालों के पास में जाकर उनके लिए वोट मांगते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। देखिए, उनके पास कुछ ना कुछ दबाव जरूर, ईडी वगैरह का दबाव बना, उनके पास एक ताकत ईडी की है, उसे डरा करके अपने साथ ले लेते हैं। हमने तो बहुत प्यार दिया, अखिलेश जी ने बहुत प्यार दिया, 1 सीट से 9 सीटों पे पहुंचाया। लेकिन तो जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता वहीं की वहीं है, वोट वहीं की वहीं है, वोट कहीं नहीं गई। वोट गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है।
ये जयंत जी की जो आरएलडी के जो जाट वोट था वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। देखो ऐसा है जी कि जयंत जी की क्या मजबूरी रहे, वो हमारे सम्मान्य रहे, हमारे साथी रहे, ये तो उन्हें मालूम होगा कि वो किस वजह से गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले चौधरी साहब के अजीत सिंह जी का 2019 का बयान सुनने था। चौधरी साहब ने बोल रहे थे कि जो है भाई योगी जी ने बोला था पिछले 19 में कि भाई हम चरण सिंह कोष बनाएंगे, तो उसमें से किसानों का भुगतान करेंगे। कोई कोष नहीं बना, कुछ नहीं बना। शामली शुगर मिल का जो है पिछले साल का भी गन्ना भुगतान अब तक बकाया। पिछले साल सरसों जो है 6500 रुपया कुंटल बिक रही थी किसान की। इस साल जो है सरसों का रेट 4042 रुपया का रेट है। 700 किसानों की हमारी शहादत होगी। जयंत जी भी तो राजनीति, किसानों की राजनीति कर रहे हैं, वे किसान नेता हैं। इस बात को जयंत जी जवाब देंगे इस बात का भाई कि जो शामली का अब तक भुगतान नहीं हो पाया शुगर मिल का, इनके कहने से क्या है, इन्होंने तो होर्डिंग पे लिख दिया 400 पार। ये तो जनता ही बताएगी ना कि जो है इलेक्शन होने के बाद 400 पार है या तो 200 में सिमट जाएंगे। तो हमारा तो आइडिया यही है कि इस इलेक्शन को जनता इलेक्शन लड़ रही है। जो 20 दिन में जो माहौल दिखाई दिया है, अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब से पहले जितने भी चुनाव हुए थे कभी अलग अलग बिरादरियों की पंचायतें नहीं होती थी, लेकिन इस बार सब अलग अलग बिरादरियों की पंचायत हो रही है। कहीं ना कहीं उनमें सब में रोष है। भाई ठाकुर समाज लगा लो, जो है पाल समाज लगा लो, त्यागी समाज लगा लो, तो सब भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। तो कुछ तो कमी होगी इनमें। भाई मोदी जी के 400 पार बोलने से थोड़े 400 पार हो जाएंगे जो है। तो इलेक्शन ये जनता लड़ रही है जो है इस टाइम सड़क पर जो है। ये बताइए मोदी जी से क्या नाराजगी है? उन्होंने मंदिर भी तो दिया है, फिर क्या चाहिएगा और यहाँ की देश की जनता मंदिर को? तो सब जगह ही बनने, छोटे छोटे बनने, ऐसा थोड़ा ही ना बड़ा राम मंदिर बन गया। वहाँ सबसे बड़ा स्पेशल राम है। सब जगह छोटे मंदिर में भी राम ही है, बड़े मंदिर में भी राम ही है। नाराजगी क्या है मोदी जी से? मोदी जी से नाराजगी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देख लो कितना। इनके जो विधायक है इन्होंने नारा दिया था बहु बेटियों के सम्मान में, सबसे पहले इनके विधायक सम्मान खत्म कर रहे, औरतों की आबरू छीन रहे, कपड़े तार तार फेंक रहे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। ये है मोदी जी से नाराजगी। उनके जो विधायक है, एमपी है, वे तो महिलाओं का अपमान कर रहे सम्मान की जगह। ये नाराजगी। लेकिन वो तो उन लोगों को संस्कारी बताते हैं जो बलात्कार के मामले में जेल से रिहा होकर आते हैं। वो सम्मान करते हैं, ऐसे बलात्कारियों को माला घेर के घर लाते हैं ढोल ढपाकड़ों के साथ। उन्हें सजा मिलनी चाहिए या उनको सम्मान करना चाहिए? आप ही बताओ मीडिया के माध्यम से। जो बलात्कारी को सजा होनी चाहिए या वो छूटना चाहिए, उसका सम्मान ढोल ढपकड़ों के साथ लेके जा रहे हैं। आप समझ गए ना मैं किस मैटर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बलात्कार के दोषी जो जेल से रिहा होकर आए थे, तो उनको बीजेपी के लोगों ने उनको संस्कारी बताया था और अपने चुनाव प्रचार में उनको मंच पर जो है आगे बिठाकर जो उनसे प्रचार भी करवाया था। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी। यही तो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि बलात्कारियों को छोड़ दिया सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद के लिए, और जनता के बहुत बड़े रोष के बाद माननीय न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद उनको फिर वापस जेल जाना पड़ा। कहीं ना कहीं न्याय पंचायतें आज भी देश के अंदर जिंदा हैं। लेकिन एक बात जो आप 2013 के दंगे की कर रहे थे, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। दंगे से सरकार नहीं बनी थी। सरकार इसलिए बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रचार कांग्रेस के लिए किया था, 2G घोटाला, और वो इतना बड़ा प्रचार था कि देश के लोगों को लगा था कि पता नहीं कितनी बड़ी लूट हमारे साथ होगी। उस पर सरकार बनी थी, और बाद में माननीय न्यायालय ने कह दिया ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, भाजपा के लोग झूठ बोल रहे थे, वो झूठ पर बनी हुई सरकार थी। और वो मोदी जी के वादों पर बनी हुई सरकार थी। वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। इस तरह के चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा वो सरकार बनाई गई थी। और जब 5 साल बाद वो असफल रहे तमाम वादों में, तो कह दिया मुझे 5 साल और चाहिए देश के लोगों, तो वो 5 साल भी दे दिए। अब काट की हंडी कितनी बार चढ़ाओगे? आप हर मुद्दे पर फेल हो, आपका विजन फेल है। 2040 तक का वक्त मांग रहे हैं देश को विकसित बनाने के लिए। नहीं, सत्ता की चाटुका, सत्ता की लोलुपता तो ऐसी चीज़ है कि तमाम जीवन वो उनके बच्चे और उनके बच्चे भी अगर सरकार में रह जाए तो उनके लिए तो बेहतर ही होगा ना। लेकिन जनता ये कोई प्रयोगशाला नहीं है हिंदुस्तान में। जनता अब देश की जो है बीजेपी को टाइम नहीं देना चाहती है। देश प्रयोगशाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अपने मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है। मोदी जी पर बहुत विश्वास कर लिया। किसानों की आय दुगनी होगी क्या? आप बताइए, व्यापारी सुख से रह रहा है? नौजवानों को नौकरी, 2 करोड़ नौकरियां, 7 लाख का दावा कर रहे हैं कि हमने 7 लाख नौकरी दे दी। समाजवादी सरकार में 2012-17 के समय में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अखिलेश यादव जी की सरकार ने दी थी। और प्राइवेट सेक्टर में तो अनगिनत नौकरियां थी, SCL के माध्यम से, सैमसंग के माध्यम से। और मैं तो एक चुनौती भी देता हूँ, लगातार जब भी भाजपा के लोगों से आमने सामने चर्चा होती है, मैं उन्हें एक चुनौती भी देता हूँ, और आपके माध्यम से मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। 2012-17 का समाजवादियों का मैनिफेस्टो ले आइए। 2012 में हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, और आप निकाल लाइए उस मैनिफेस्टो को। और इनका 14 का मैनिफेस्टो जारी हुआ, फिर 17 का जारी हुआ,
फिर 19 का जारी हुआ और फिर 22 का जारी हुआ। चारों मैनिफेस्टो से हमारे मैनिफेस्टो का मुकाबला कर लीजिए। 99% तक हमने अपने वादे पूरे करने का काम किया था और इनके सारे मैनिफेस्टो असफल साबित हुए हैं। हर वादे पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज असफल हो चुकी है। और असफल होने के साथ साथ अगर जनता के लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के चलते अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो जेल भेज देंगे। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, नेताओं को जेल भेज देंगे, किसानों को जेल भेज देंगे। नौजवान जो आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र के बाहर दिखा रहा था, ये देखिए सवाल और ये देखिए सोल्व पेपर, पर्चा लीक हो गया, इसे रद्द कराइए, उस नौजवान पर मुकदमा करा के उसका भविष्य खराब कर देंगे। नौजवानों पर इस तरह लाठियां बरसाएंगे जैसे कि वो कोई कातिल हो, पापी हो, कोई गैंगस्टर हो। वो लोग किसानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, रामकरण सिंह शहीद हो गए। आप समझिए, ये जनता की आवाज़, ये पहले तो असफल होते हैं और जब उस असफलता पर जनता बात करती है तो उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको जेल भेजना काम करते हैं, तानाशाही के दम पर उनको दबा देना चाहते हैं। तो जनता कहीं ना कहीं डरी सहमी बैठी थी, लेकिन हौसले के साथ इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आएगा, और जब चुनाव आएगा तो इनको चुनाव में वोट के माध्यम से जवाब देना काम करेंगे। आज वही गुस्सा है जो देश के अंदर आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है। आप पहला चरण देख लीजिए, भाजपा के नेताओं का खदेड़ा करा दिया। जिनको भाजपा अपनी जेब का वोट मांग रही थी, उस वोट ने सामने हटकर उनका खदेड़ा करना काम किया। आप देखिए, किसानों में बैठ नहीं पा रहे, किसानों के अंदर कन्वेंसिंग नहीं कर पा रहे, व्यापारियों के बाजार में कन्वेंसिंग नहीं कर पा रहे। आप लोकल सीट की मैं बात करूंगा, 10 साल सांसदी को हो गए, 10 काम भाजपा के लोग नहीं बता पा रहे। 10 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। आप उनसे पूछो आपने 10 साल में क्या काम किया। पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी कहूँगा, तो कहते हैं चारों तरफ हाईवे बना दिए। चारों तरफ कौन से हाईवे हैं? मुजफ्फरनगर सहारनपुर, अखिलेश यादव की सरकार में शिलान्यास भी, उद्घाटन भी। पानीपत करनाल, अखिलेश यादव की सरकार में उद्घाटन भी, शिलान्यास भी। ये बड़ा हाईवे यूपीए की सरकार में, समाजवादी गठबंधन की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में बना। या रेलवे स्टेशन जिसमें बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, कांग्रेस ने उसको तय किया। तय करने के बाद सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार, लोग उसे उद्घाटन करके कह रहे हैं कि हमने डबल लेन दे दी मुजफ्फरनगर को। झूठे वादे करते हैं, दूसरों की सरकार के कामों को अपना काम बताने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने बिहार के दरभंगा में एम्स बनवाया, जबकि वहां पर देखा गया कि कोई एम्स नहीं है। मेरा अगला बिंदु वही था। मैं बहुत सारे अस्पतालों की बात बताऊंगा। एक बात यहाँ की प्रत्याशी की क्लियर कर दूं, 10 साल के कार्यकाल में उनकी राजनीति काले दागों से भरी हुई है। और जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हिंद मलिक जी, 50 साल से वो, ये तो एक्सीडेंटल नेता है ना, 14 में आए बन गए, एक लहर थी, लहर में चुने गए। जो हिंद मलिक जी प्रत्याशी हैं, 50 साल का उनका कैरियर है, छात्र राजनीति से लेकर, किसान नेता से लेकर, सांसद लेकर, और उनके बेटे भी तीसरी बार विधायक और आज वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 50 साल का उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास उठाइए, उनकी चमकती हुई चादर की तरह उनका राजनीतिक कैरियर साफ मिलेगा। एक आरोप लगाने वाला भी आज तक नहीं मिला, एक झूठा आरोप उनको ऊपर, झूठा भी आरोप लगा नहीं पाया कोई, क्योंकि वो जानते थे कि इनके चरित्र पर लांछन लगाना आईना देखने के बराबर होगा, अपने मुंह पे कालिक पोतने के बराबर होगी। एक ऐसे दागदार सांसद, मिनिस्टर, जिनके लोगों पर हत्या के आरोप लगे हो, जिनके लोगों पर लूट के आरोप लगे हो, भ्रष्टाचार से लिप्त जिनका कार्यकाल हो, और उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका राजनीतिक कार्यकाल एक उज्ज्वल कार्यकाल है। और जनता उन प्रत्याशी जी को, सपा गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत बड़े अंतर से जिताने जा रही है। और इनके भ्रष्टाचार की आपने बात दरभंगा का जिक्र किया, समाजवादियों के 27 हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत सी यूनिवर्सिटियां, तमाम ऐसे सेंटर, किसान मंडियां बनाई गई थी लखनऊ आगरा से एक्सप्रेसवे पे, बर्बाद कर दी इस सरकार ने, बर्बाद कर दी। एक ईंट उसमें नहीं बढ़ा पाए, एक बजट उसमें नहीं दे पाए। और दरभंगा के एम्स की तो बात आप खुद ही बता रहे थे, वहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, वहाँ जाकर देखा वहाँ जानवर घूम रहे थे, वो जमीन भी समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन, वहाँ हॉस्पिटल के नाम की ईंट भी नहीं, शिलान्यास का पत्थर भी नहीं, और उद्घाटन घर बैठ के कर दिया। कहा था कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, जबकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, उबड़ खाबड़ जमीन और जानवर घूम रहे थे। भाई साहब, उसकी वीडियो जारी हुई, ऐसी तो बहुत सी वीडियो हैं। बहुत सारे हाईवेज का उद्घाटन कर दिया, कहाँ है हाईवे? आप जिस जनपद मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं, यहाँ पता कीजिए, पिछले 5 साल से एक रोडी लगाने का काम पूरे जनपद में नहीं हुआ। और अभी 4 दिन पहले जब दिखा कि जनता के अंदर से एक भौकाल निकल कर आया तुम्हारे खिलाफ, तो रोडियाँ बिछवा रहे हैं, रोडियाँ, एक बारिश भी जो नहीं झेल पाएंगे वो रोडियाँ बिछवा कर जनता को चमक दमक दिखा रहे हैं सड़कों की। जनता इन्हें पहचान चुकी, बहुत बुरी तरह मुजफ्फरनगर भी हारेंगे, और पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्यों हारेंगे मोदी जी? मोदी जी इसलिए हारेंगे क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। ठीक है, हम 140 करोड़ हैं, अब 140 करोड़ का सल्यूशन ये है कि प्राइवेटाइजेशन करो, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगे। फार्म लॉज का विरोध किया गया। अगर फार्म लॉज गलत होते तो 1947 से अब तक सिर्फ एमएसपी चला आ रहा था। ठीक है, अगर एमएसपी से कोई चमत्कार हो रहा होता तो अब तक जो हमारे फार्मर्स हैं वो सुसाइड नहीं करते। अगर सुसाइड कर रहे हैं तो इसका सल्यूशन है फार्म लॉज का समर्थन करो, प्राइवेटाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, और इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करो आप लोग। ये मोदी सरकार का
नारा है और यही सोल्यूशन है। अच्छा, भाजपा समर्थन। आप एक युवा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो ये योजना लाए थे उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखो पहली बात, और अखिलेश जी ने हाल ही में बयान दिया था कि अब पुलिस कर्मियों को भी जो है अग्निवीर की तरह जो नौकरी देने की तैयारी चल रही है। अग्निवीर लाने के पीछे का एक प्रॉब्लम था क्योंकि डिफेंस पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। उस एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने के लिए सरकार ने पहली बात, आर्मी जो है कोई पैसा कमाने वाली चीज़ नहीं है, वो सर्विस है एक तरह की। अगर आर्मी में जाना है आपको, बोलिए आर्मी में अगर आपको जाना है तो सेवा करने जाओ, ना कि रुपया कमाने जा रहे हो, सीधी सी बात है। उधर 5 साल सर्विस करके आओ, उधर से पैसा मिले, फिर अपना व्यापार करो, या फिर और भी प्रोग्राम से अगर उधर से सेवानिवृत्त होके आते हो, आप पुलिस के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, तो इसीलिए आप सवाल करो कौन सा सवाल करना चाहते हैं। मतलब ये योजना ठीक थी मोदी जी की कि 4 साल नौकरी करके हम आपको भगा दें। परफेक्ट योजना है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति तो उसके बाद भी मतलब इनको हटाने की- इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन योजना है। नहीं, तो उसके बावजूद भी जब ये योजना मोदी जी की सही है उसके बाद भी मतलब लोग जो है वो बीजेपी को वोट अब करने की विरोध बात करना लोगों का हक है, इनका फंडामेंटल राइट है, इनके हिडन इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे लोग। आप किसको वोट कर रहे हैं 2024 मैं इस बार बीजेपी को कर रहा हूँ। वजह? वजह ये है, ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, करोड़पति को प्रमोट करते हैं, करोड़पति टैक्स देता है। रोजगार टैक्स- मिला आपको? रोजगार मिला? रोजगार, ये बताओ, मेरा सवाल आपसे है। पाँच वो काम जिनकी वजह से आप मोदी जी से संतुष्ट हो और उसकी वजह से आप वोट दे रहे हो मोदी जी। देखो ये काम। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एक प्राइवेट नंबर। पान की दुकान खुल गई, ठीक है। ठीक है। पान की दुकान खुलने के बाद इन्होंने पैसा कमाया, होटल बना लिया, ठीक है। होटल बनाने के बाद और बड़ा होटल बनाया और पैसा कमाया, चलिए, ऐसे करके ये प्राइवेटाइजेशन आइडियोलॉजी एक समझो, नंबर हो गया। आइडियोलॉजी समझो, यही आइडियोलॉजी है प्राइवेटाइजेशन की और यही सोल्यूशन है। क्योंकि 140 CR है हम लोग और 140 करोड़ कहाँ से सरकारी नौकरी दे दोगे? अगर गवर्नमेंट लिसन, अगर 100% अगर रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो गवर्नमेंट भी 2% से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती है और 98% को कहाँ से जॉब दोगे? प्राइवेटाइजेशन से आएगा, यही सोल्यूशन है। एक नंबर बता दिया आपने। 2 नंबर काम? दूसरा नंबर अभी 370 पुलिस भर्ती 370 हटाया, हर कोई सपोर्ट तीसरा? और राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ठीक था। है। चौथा? मैं बता दे रहा हूँ। चौथा ये मथुरा वाला चलने लगा अभी, ये भी क्या solve हो मथुरा गया। वाला क्या चल रहा है? पता नहीं ना, पता क्या चल रहा है मथुरा का? ये मस्जिद को लेकर के, मंदिर को लेकर के, ठीक है। ठीक है। और ये भटके हुए पांचवा? नौजवान साथियों के पास नहीं है बताने के लिए। नहीं, अभी मैं इनसे जान नहीं, लेता हूँ थोड़ा भटके हुए सा। नहीं और है। 5वां नंबर? 5वां नंबर ये प्राइवेटाइजेशन में ही ले लो सारा का सारा, बस ये है। सब कुछ। और सवाल इन 4-5 से आप बताइए देश की जनता का क्या भला हो रहा है? आप बताइए, देश आपको जानना सुन रहा है। देश जानना चाहता है। हाँ। देश को मैसेज दे दो ये कि न्यू स्टार्टअप्स ओपन करें, चाहे राम मंदिर के फायदे आप उनको बता दीजिए जो देखो, बेरोजगार ये लोग हैं उनको आस्था क्या का फायदा केंद्र पहुंच है, ये आस्था का केंद्र है। सरकार ने नहीं, नहीं, आस्था का केंद्र है, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट का जजमेंट था। रहा है? रामलला आपने को गिनवाया ना कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक तीसरे नंबर पे आपने राम मंदिर बताया कि इससे मैं संतुष्ट लिसन हूं। टू मी बस। अगर ये आस्था का विषय था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। रामलला को ये लिविंग एंटिटी कंसीडर किया गया था और इसमें हम और आप कुछ नहीं होते, क्योंकि जनता चाहती है कि पूजा करे तो उन्हें पूजा करने दिया जाए, सीधी सी बात। अच्छा, 370 का मतलब आप मुझे बता पाएंगे? 370 का मतलब ये था, उसमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे J&K को लेकर के और काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा था। तो इन्होंने 370 को जो है हटा दिया। इसमें होना रेफरेंडम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे गवर्नर LG रूल वहाँ पे एग्जीक्यूट करके यूटी बना अब दिया उसको। उससे जो है ये 370 हटने से जो दूसरे अदर स्टेट्स हैं वहाँ की जनता को क्या लाभ मिलेगा जम्मू कश्मीर में 370 हटने से? वहाँ पे नए नए स्कूल खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। एजुकेशन ही सोल्यूशन है। जब तक एजुकेशन प्रमोट नहीं होगा तब तक नहीं, लोग। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हट गया है तो दूसरे स्टेट या खासकर जो उत्तर प्रदेश की जनता को उससे क्या लाभ है? देखो, हम सपोज कोई भी स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से स्टेट को बनाया गया है, इसको और बाइफरकेट करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ, ब्लॉक लेवल पे आ जाओ, पंचायत पे आ जाओ, इससे सहूलियत होती है एडमिनिस्ट्रेशन। असल में आप 370 का मतलब नहीं समझते हैं कि होता क्या है। आप कितना संतुष्ट हैं इनसे जो साथी से? ये हमारे आप देख लीजिए, हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश किस हद तक कर दिया। वो प्राइवेटाइजेशन को ही तरक्की मानने लगे। 100% प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये नहीं जानने की रेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, कंपनियां बेच दी, किसानी को प्राइवेट में लाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है कि सरकारी नौकरियां देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चूंकि वादा पूरा नहीं कर पाए, 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा था, पूरा नहीं कर पाए। आम नौजवान को शिक्षा देने का वादा था, पूरा नहीं कर पाए। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का वादा था, पूरा नहीं कर
कर पाए। जब वादे पूरे नहीं कर पाता है कोई, तो कहीं ना कहीं उस अपने झूठ को ढकने के लिए जो चादर होती है उस चादर के माध्यम से ढक रहे हैं। हमारे नौजवान साथी कहीं ना कहीं आज भटके हुए नजर आते हैं। बहुत देखिए, अब इन नेताओं के बारे में क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे सर 300 रुपये का आटे का कट्टा है, घरवाली भी लड़ती है जाके। 200 रुपये मजदूरी कहाँ से लाएंगे? 100 रुपये आप बताओ, बताओ कहाँ से लाएंगे? हमारी अखिलेश की सरकार में कट्टा था 120 रुपये का, 150 रुपये का 2 दड़ी का कट्टा। 5 बच्चे हैं सर, 2 दड़ी का आटा खरीदते हैं, 5 दिन नहीं चलता, कहाँ से लाया? 300 रुपये बताओ आप दोगे? 200 रुपये मेरी मजदूरी, 100 रुपये कहाँ से लाऊंगा बताओ आप? भुखमरी आ गई देश में, हिंदुस्तान में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, धक्के खाते फिर रहे हैं घर में, बताओ साहिब। बिल्कुल धक्के खा रहे हैं, आत्मा दुखती है साहब। घरवाली घर जाते ही लड़ती है, घर में रोटी नहीं मिलती, घर 2 रोटी बनती है तो वही नहीं मिलती, रूखी सूखी। ये तो अमीर लोग हैं, बैठ के पलोथी मार के 5 स्टार से कहीं से खा लेते हैं, तो गरीबों के दिल से पूछ के देखो, उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती, भूखा सोना पड़ता है। हम जैसे सब पूछो, 2 नंबर के काम नहीं करते कि इनको अंदर डाल दो, कहीं को अंदर डाल दो। खाने के लिए अन्न ही भूख बाजी दफे भूख के सोने पड़ते हैं। 5 बच्चे हैं सर, 200 रुपये है मेरी मजदूरी, बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा? उन बच्चों को कैसे करूँ? कहीं घेर दूँ खड्डे में ले जाके, बताओ कहाँ ले जाऊँ? 5 किलो राशन सरकार दे रही, 5 किलो राशन में तेल भी चाहिए, उसको गैस भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, और कहाँ बाकी कौन देगा बताओ? यानी इस सरकार में जो है, यानी आप लोग जो है मतलब बिल्कुल भूखमरी, भूख के उमर गए, आत्महत्या करनी पड़ेगी हम जैसों को। तो गरीब अमीर तो साहब पलोथी मार कर खा लेते हैं। मैं भी आपको बता, 300 रुपये का आटे का कट्टा, 5 बच्चे हैं, 5 दिन नहीं चलता, तो भूखमरी तो है क्या है बताओ आप ही? मरने को दिल करता है, फांसी खाने को दिल करता है, फांसी से पहले रेल के तले बढ़ने को दिल करता है, पर ये सोचते हैं बढ़ने से पहले कि वे बच्चे पीछे कहाँ जाएंगे। थोड़ा ऐसे लोग इस मुल्क में कितने देखते हैं आप? अधिकतर ऐसे लोग दिख रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जब बाहर विदेश से कोई आता है मेहमान, तो ये वो लोग हैं जिनके घरों को चादरों से ढक दिया जाता है कि देश सुखद, अच्छा, खुशहाल देश दिखाई दे, जबकि उस चादर के पीछे की हकीकत आप देख रहे हो। कुल मिला के इस 10 साल में पूरे देश को बर्बाद करना काम, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, किसान, बेरोजगार, नौजवान, छात्र, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीब, किसान, मजदूर, सबको बर्बाद करना काम इस सरकार ने किया है। और जनता भी इनसे मुक्ति चाहती है, हाथ जोड़ो कह रही है भाई हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे पुराने दिन वापस दे दो। आज कहीं ना कहीं इस सरकार की असफलताएं जनता के सर चढ़कर बोल रही हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कितना रोष है। इनके प्रत्याशियों को खदेड़ा भी कराने का काम जनता ने कर दिया है। बहुत बुरी तरह भाजपा हारने जा रही है, आप देखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं गौरव जैन हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ समाजवादी पार्टी लोहिया मायने से, और MLC का चुनाव लड़ चुका हूँ। और समाजवादी पार्टी का पिछला 22-24 साल से एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता झंडा उठा के आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे चल के इस समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करता हूँ।